आदर और सम्मान के योग आवाज़ करीब है इसकी आवाज करना मत। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी रामफल कुंडू जी, पार्टी के व्यापार सेल के अध्यक्ष श्री सतीश जैन जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला की प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुमित्रा देवी जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री वेद मुंडे जी, भाई करण सिंह अलेवा जी, पार्टी के उचाना के अध्यक्ष रिटायर्ड डीएसपी श्री सुबे सिंह जी, जींद के हल्का के अध्यक्ष भाई पप्पू रेडू जी, हल्का जुलाना के अध्यक्ष कृष्ण लाठर जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई सरजीत संधू जी, पार्टी के युवा के संगठन सचिव नीरज बुराडेर जी, युवा के हल्का के अध्यक्ष श्री अंकित डिगाना जी, आज के इस गांव बराड़ खेड़ा में आप सबको आमंत्रित करने वाले आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अजीज सुविंदर सांगवान जी, गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन सब साथियों ने बड़े खुल करके आपके बीच में इस बात को लेकर के चर्चा करी। इस प्रदेश के अंदर जो पिछले साल अक्टूबर में सरकार बनी थी, जिस सरकार को बड़े करीब 1 साल हो गया, इस 1 साल में किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, किस किस्म के हालात इस देश के रहे। लोग उम्मीद तो ये करते थे कि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश का विकास होगा। उम्मीद तो ये थी कि जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, जिन लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए उसको समर्थन दिया, समर्थन देने से पहले जो विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम 75 पार करेंगे। लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी के उस 5 साल के कार्यकाल में जो जो कठिनाई, जो जो परेशानियां लोगों ने झेलने का काम किया, जिस किस्म के उस 5 वर्ष के हालात से गुजरे, सरकार बनने के तुरंत बाद इस भारतीय जनता पार्टी के राज में बरवाड़ा के पास एक डेरा हुआ करता था, जिस डेरे के संत जो थे, जो महात्मा थे, संत रामपाल के नाम से जाने जाते थे, और उनके खिलाफ कोई हाई कोर्ट से एक वारंट आया हुआ था। सरकार ने उस संत के पास जाकर के उसको उस वारंट की कॉपी देने की बजाय उस संत को डराने का काम किया। उसके डेरे के चारों तरफ पुलिस की किलाबंदी करी,
और किलाबंदी करके उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया, उसके अंदर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। जो लोग उसके अंदर बैठे थे वो दुखी थे, परेशान थे। अगर सरकार चाहती तो संत रामपाल से बातचीत करके कोर्ट में ले जा करके पेश कर सकती थी, लेकिन बजाय उसको पेश करने के वहां जो निहत्थे लोग अंदर बैठे थे, जब लोगों ने पुलिस का, सरकार का विरोध किया तो उनसे बातचीत करने के बजाय उन पे गोलियां चलाई, लाठी बरसाई, 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब विधानसभा का सत्र चल रहा था हमारा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जाते जाते 5 जातियों को आरक्षण देने का काम किया था। उन 5 जातियों में जाट था, जट सिख था, रोड था, बिश्नोई था और उसके साथ साथ त्यागी था। ये कहा था कि मैं इन 5 जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन दे करके स्पेशल बैकवर्ड क्लास में शामिल करता हूं। इन 5 जातियों को शामिल तो इसलिए किया था कि कहीं इन 5 जातियों के वोट फिर से पार्टी को मिल जाएं और फिर से कहीं मुझे तीसरी दफा इस प्रदेश की सत्ता में बैठने के लिए मेरा दाव लग जाए। लेकिन लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था और बीजेपी को सत्ता सौंप दी थी। जो जाट आरक्षण जो दिया गया था 10% इन 5 जातियों को, उन 5 जातियों के उस आरक्षण के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने जाकर के विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में जब उसके दस्तावेज पेश किए गए तो वादे अधूरे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया। आरक्षण समाप्त होने के बाद विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुझे एक पत्रकार ने आकर के एक कागज पे लिख करके दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में इन 5 जातियों को आरक्षण में शामिल किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके आरक्षण को खारिज कर दिया। मैंने स्पीकर से इजाजत लेकर के मुख्यमंत्री से पूछा था क्या इन 5 जातियों को फिर से आप आरक्षण में शामिल करोगे? मुख्यमंत्री का जवाब था कि मैं अपने साथियों से विचार विमर्श करूंगा, मैं अपने मंत्रिमंडल के लोगों से पूछूंगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा, कल आकर के बताऊंगा। अगले दिन विधानसभा में आकर के कहा कि हम इन 5 जातियों को नए सिरे से इनको फिर आरक्षण मिले, इसके लिए नया कानून बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा अगर आप किसी कानून के तहत इनको आरक्षण दोगे तो हम आपकी बढ़ाई करेंगे, लेकिन साथियों जहां आरक्षण देना चाहिए था 15 महीने लटका करके और उस आरक्षण से जुड़े हुए लोगों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि हमारे 32 इनोसेंट बच्चे जो है, जो उस आरक्षण आंदोलन के दौरान कई बड़े बुजुर्ग जो सड़कों पे बैठे थे, रेल मार्ग बंद कर रखे थे, उनकी सेवा में जो लगे हुए थे, उनको इन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों ने मौत के घाट उतरवाने का काम किया। लोग इसलिए दुखी थे कि इस तरह के फैसले बीजेपी ने लिए थे और बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर कर रहे थे। जिन लोगों ने सत्ता बनवाई इनकी, वो लोग ये कहा करते थे कि भाजपा की जो सरकार है ये हत्यारों की सरकार है, ये किसान विरोधियों की सरकार है। वो कहा करते थे कि ये बुजुर्गों का अपमान करने वाली सरकार है, और लोगों के बीच में जाकर के खड़े होकर के वायदा करते थे, कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, हम बुजुर्ग को मान सम्मान के रूप में 5100 रुपये पेंशन देंगे। वो कहा करते थे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे,
और वो ये भी कहते थे कि हम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी दिलवाएंगे। बीजेपी को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, 10 सीटें उनको दे दी। कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी। जहां लोग कांग्रेस को भी सत्ता में नहीं लाना चाहते थे, वहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। लेकिन कैसे बीजेपी फिर सत्ता में आई, इसके लिए जहां उन लोगों को चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने के लिए शर्तें रखनी चाहिए थी, बजाय बीजेपी के सामने शर्त रखने के, चौधरी देवीलाल की नीतियों को सरकार के गिरवी रख दिया। उनको कैसे पद मिले, इसके लिए साथियों, जहां चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया, वहीं हरियाणा के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आज बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अगर आज विधानसभा का चुनाव प्रदेश में हो जाए तो मुझे लगता नहीं कि 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी मिलकर के इस प्रदेश में जीत सके, क्योंकि लोग दुखी हो गए। इस 1 साल में जहां विकास होना चाहिए था, जहां प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए था, आज लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस 1 साल में 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में हुए। अगर मैं एक एक की विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला हुआ। किसान अपना धान जब मंडी में बेचने जा रहा था, उम्मीद तो ये करता था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, मेरी फसल के दाम बढ़ जाएंगे, मुझे भी लागत से 50% ज्यादा मिलेगा। लेकिन मंडी में जब ले जाकर के ढेरी करी तो नमी के नाम के ऊपर सरकार में बैठे लोगों ने 250 से 300 रुपए क्विंटल के उसके जेब में से निकाल लिए, उसकी फसल के काट लिए, 300 रुपए कम दिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आप तो कह रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आज तो किसान की जेब के ऊपर मंडियों में डाके डाले जा रहे हैं, 250-300 रुपए क्विंटल के कम दिए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि आप बताओगे कि ये जो पैसा 250-300 रुपया कम किसान को मिल रहा है, ये सरकार के खाते में आ रहा है या जो एजेंसी इसकी खरीद करी है उस एजेंसी के खाते में जा रहा है, या मिलर के पास जा रहा है, या उस आड़ती की दुकान में जा रहा है जो इसकी दुकान के आगे किसान ने ढेरी कर रखी है। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, कहने लगा इंक्वायरी कराऊंगा। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसके बाद साथियों दूसरा घोटाला गेहूं का हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी था, 4-5 मंत्री थे, मुख्यमंत्री स्वयं था। और जब धान की कटाई के लिए, जब कणक की कटाई के लिए फसल तैयार हुई, उससे पहले एक मीटिंग हमारी आपस में हुई थी टेलीविजन के माध्यम से। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री कहने लगा कि अब की बार किसान को 200 रुपए बोनस के रूप में भी हम गेहूं पे देंगे। मैंने कहा अगर आप 200 रुपए गेहूं पे बोनस दोगे तो भी हम ये मान करके चलेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपने जो किसान अन्नदाता के रूप में आज पूरे देश का पेट भर रहा है, कहीं उसका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हो। आपका 200 रुपए बोनस देने की बजाय 1.5 महीने तक आपकी फसल की पेमेंट रोकने का काम किया। केंद्र की सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपया मिला प्रदेश की सरकार को। वो 17,000 करोड़ रुपया केवल किसान की गेहूं खरीदने के लिए दिया गया था। उस पैसे को बैंक में जमा करा दिया।
और 1.5 महीने तक बैंक में जमा उस पैसे को रख करके 800 करोड़ रुपया ब्याज का सरकार में बैठे लोग और बैंक के लोगों के साथ मिल करके जो पैसा तुम्हारा था तुम्हें मिलना चाहिए था, ये लोग खा गए। उसके बाद सरसों में घोटाला, चने में घोटाला, और फिर ये घोटाला शराब का भी हुआ था। लॉकडाउन लगा हुआ था, देश का हर नागरिक जो अपने घर में बैठा था। हरियाणा प्रदेश में गांव में ऐसी हालत थी कि गांव के अंदर ठीकरी पहरे लगे हुए थे। शहर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद करके लोक लगा लिए थे, ताले लगा लिए थे। सड़कों पे पुलिस के इजलायदा कुछ नहीं नजर आता था, ना कहीं ट्रैक्टर चल रहा था, ना कहीं कार जीप थी, ना कहीं बस और ट्रक थे। पंजाब की सीमाएं सील कर दी थी, दिल्ली से हरियाणा में कोई आ नहीं सकता था। राजस्थान की सीमाएं भी सील थी। दारू के सारे ठेके बंद थे, प्रदेश की सारी फैक्ट्रियां बंद थी, यहां तक कि मंदिर और मस्जिद जो गुरुद्वारे जो थे उनके भी ताले लगा दिए थे। साथियों, जहां बीड़ी और तंबाकू नहीं मिला करती थी, इस प्रदेश के हर गांव के अंदर शराब की बिक्री खुली हो रही थी। गांव गांव में दारू मिल रही थी। दारू कहां से आई, उसके लिए सरकार ने एक माफिया खड़ा कर लिया, और उस माफिया ने फैक्ट्री से दारू नहीं लेकर के आए, ठेके से दारू नहीं लेकर के आए। जिन गोदामों के अंदर शराब रखी हुई थी, जिनके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट की सील लगी हुई थी, उनका दरवाजा खोलने के बजाय पीछे की खिड़की निकाल करके 1 करोड़ 20 लाख बोतल शराब की निकाली। हैरानी की बात है, अगर हम अपने गांव से दूसरे गांव जाएं तो रास्ते में पुलिस वाला रोक करके पूछ रहा था कहां जा रहा है। अगर कोई कह दे कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई लेने मंडी में आया हूं, तो कहते डॉक्टर की पर्ची दिखा। अगर डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं होती थी तो पुलिस के लोग उससे दंड बैठक निकलवाते थे, उसको डंडों से पीटते थे, उसका वीडियो बनाते थे, उसका वीडियो वायरल करते थे, लोगों में भय पैदा कर रहे थे। लेकिन शराब की कोई कमी नहीं थी, तंबाकू नहीं मिल रहा था, शराब हर गांव में मिल रही थी। थारे गांव में भी मिलती होगी, मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? जो 100 रुपए वाली बोतल थी 500 में बेची, वो भी चोरी करा करके। जिन लोगों ने चोरी करी, जिन्होंने चोरी करवाई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। जो कोई उस गोडाउन का कर्मचारी था, जो कोई चौकीदार था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, एसआईटी बना दी। एसआईटी की रिपोर्ट पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। शराब का घोटाला कोई और करने वाले नहीं थे। जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने की बात करते थे, वो दारू की तस्करी कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? या अभी भी कोई शक है तुम्हें इस बात पे? बात देवीलाल की करते हैं, और धंधा दारू बेचने का। जहां साथियों शराब का घोटाला किया, वहीं उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूल के जो मालिक है, उनसे लाख लाख रुपया कोरोना के नाम पर इन्होंने लिया। यहां तक भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो स्कूलों में पढ़ने पड़े बच्चे जो थे, उनसे भी 5-5 रुपए मांग लिए। चौधरी देवीलाल जब सत्ता में थे, सन 1987 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गरीब का बच्चा कैसे स्कूल जाए, कैसे वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, आने वाले समय में पढ़ लिख करके अफसर बने, इसके लिए 1 रुपया रोज उस बच्चे को सरकार की तरफ से दिया जाता था। चौधरी देवीलाल दिया करते थे, ये मांग रहे हैं। जहां साथियों उन बच्चों से पैसे मांग लिए, वहीं रजिस्ट्री के अंदर भी बड़ा गोलमाल किया। गुड़गांव में कोई भी रजिस्ट्री होती है, उसकी एनओसी लेनी पड़ती है। 1999 ऐसी रजिस्ट्री गुड़गांव में कराई गई जिनकी एनओसी नहीं ली गई। जब सरकार को चिट्ठियां लिखी, पूछा,
तो कहने लगे गड़बड़ तो हुई है, लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे। ये नहीं कहा कि जिन्होंने गड़बड़ करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको पकड़ेंगे। वहीं साथियों 3 नए अध्यादेश लेकर के आए जो आज कानून बन चुके हैं। ऐसे काले कानून इस देश में बना दिए इस लॉकडाउन के दौरान कि किसान जो है आज अपनी जमीन बेचने पे आने वाले समय में मजबूर हो जाएगा। जो कानून बनाए गए उसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में आप अपनी फसल मंडी में ले जाकर के नहीं बेचेंगे। मंडी में इसलिए नहीं ले जा सकोगे कि आपको अपनी फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे कंपनियों के साथ। आज अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे पार्ले की कंपनी है जो बिस्कुट बनाने का काम करती है, उसको जितनी गेहूं की जरूरत होगी वो आपके पास आएगा, चल करके आकर के आपके साथ गांव में हर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसको आकर के लालच देगा कि तेरी जो फसल है जिसकी एमएसपी तो 2100 रुपये है, मैं तेरे को 2500 दूंगा। आप ये मान लोगे 400 रुपये एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है। आप ये मान लोगे कि मेरे यहाँ जमीन का जो ठेका गांव के अंदर जो दिया जाता था, अगर कहीं 50,000 रुपये, कहीं 40,000 रुपये, तो वो कहेंगे हम आपको 70 देंगे, 80 देंगे। लेकिन वो आपसे साइन करेंगे बैठ करके 15 साल का, साल के लिए ठेके पे नहीं लेंगे, 15 साल के लिए आपसे ठेके पे लेंगे और ठेके पे लेकर के 2 साल आपको पूरा पैसा देंगे। तीसरे साल में उनका मैनेजर आपके पास आएगा और कहेगा कि जिस फसल के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं हमें उससे नुकसान हो रहा है, हम आपको अब की बार 20,000 रुपये एकड़ का देंगे। आप कहोगे कि हम 20,000 नहीं लेंगे, तो उसमें पहले से एक चीज लिखी हुई है कि जो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो बैंक से आपकी जमीन पे लोन ले सकेगा। आप तो निश्चित हो जाओगे जमीन ठेके पे दे करके, लेकिन वो आपकी जमीन के ऊपर लोन ले लेगा 1-1 एकड़ पे 5-5 लाख रुपए का, और लोन लेकर के पैसे अपनी कंपनी में जमा करा लेगा। उसका मैनेजर 2 साल बाद कहेगा 20,000 लेनी है तो बता। आप जब विरोध करोगे तो फिर वो जाकर के कहेगा कि आप अपनी जमीन को संभाल लो। जमीन संभालोगे, साथ के साथ बैंक के नोटिस आ जाएंगे, कहेंगे कि इतना पैसा लोन पे लिया है, ब्याज दो, क्योंकि उसने ब्याज देना बंद कर दिया। जब कंपनी ब्याज देना बंद कर देगी, जमीन के मालिक से आकर के मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? कहां से दे दोगे? आखिर उस जमीन को बेचना पड़ेगा। जहां उस जमीन को बेचने पे सरकार आपको मजबूर कर रही है, वहीं साथियों कहीं सरकार ने यह नहीं लिखा कि किसान की जो फसल है एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। आज जो जगह जगह किसानों को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, आज जो किसान सड़कों के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान कभी भी जाकर के बिना किसी दिक्कत, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी कठिनाई के कभी सड़क पे जाकर के नहीं बैठता। किसान तब जाकर के सड़क पे बैठता है जब सरकार उसको मजबूर करती है। आज मांग इस बात की हो रही है कि आप अध्यादेश तो लागू कर दिए, कानून बना दिए, लेकिन उसके अंदर आपने ये नहीं लिखा कि आपकी फसल जो एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। बारी बारी से देश का प्रधानमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के कहते हैं प्रधानमंत्री की कई भी बात पे विश्वास करो कि एमएसपी पे फसल बिकेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले हमें कहा था कि जो काला धन यहाँ से विदेशों में ले जाकर के कांग्रेस के लोगों ने जमा कराया, हम उस काले धन को वापिस लेकर के आएंगे और जन धन योजना के तहत एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। लोगों ने विश्वास कर लिया, प्रधानमंत्री के कहने से वोट दे दिया, सत्ता में बीजेपी आ गई
15 लाख आगे कि नहीं आगे? तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? 15 लाख पे भरोसा ही किया था, और क्या किया था? भरोसा करके वोट दे दिया, सत्ता में ला दी। अब कहते हैं एमएसपी पे भी भरोसा कर लो। एमएसपी पे कहीं गलती से भरोसा कर लिया तो फिर ये मान करके चलो, ना फूट बाण जोगा रहेगा, ना कहीं बिकट जोगा रहेगा। फिर तो मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, एक ही बात हमने कही है कि जो कानून तुमने बनाया इसके अंदर इस बात की गारंटी दो, एक नई अमेंडमेंट करो कि किसान की कोई फसल अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आपराधिक मामला दर्ज नहीं करते, इस बात की गारंटी नहीं देते, उल्टा इसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी। उस लाइन में लिख दिया कि किसी कंपनी वाले के साथ अगर आपका कोई विवाद हो गया तो आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, आप कोर्ट में जाकर के कहीं अपनी बात नहीं कह सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते। एसडीएम के दफ्तर में जाओगे, दरखास्त दोगे, एसडीएम सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी मर्जी है। 30 दिन में एसडीएम फैसला करेगा, अगले 30 दिन में डीसी करेगा। डीसी और एसडीएम को जज थोड़े लगे हुए हैं जिनसे हमें इंसाफ मिल जाएगा। एसडीएम और डीसी तो वो नौकर हैं जो सरकार के आदेश को मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरा नौकर उस दिन बनेगा जिस दिन मुख्यमंत्री बना दोगे, फिर तो रड़क काट दूंगा। जहां इस किस्म के कानून बने, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। आज काम का समय है, इस काम के समय में पंजाब का किसान जो है लगातार केंद्र की सरकार के साथ अपना विरोध प्रकट करके कैसे उसको मजबूर किया जाए, कैसे कानून में तब्दीली लाया जाए, उसके लिए लड़ रहा है। हरियाणा में भी कई जगह पे किसान आज इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी एक है, किसानों के बहुत सारे अलग अलग संगठन बने हुए हैं। मैंने सारे किसान संगठनों के जो अध्यक्ष हैं इनके, उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पहले हम सबको आपस में बैठ करके एक समन्वय समिति बनानी चाहिए। अगर हम किसान के हितैषी हैं तो हमें मिलजुल करके लड़ना चाहिए, बजाय अलग अलग हम अपनी दुकान चलाएं, बजाय अलग अलग राजनीति उसके ऊपर करें। इसके लिए हमें एक मत होना चाहिए। कल परसों राहुल गांधी हमारे यहाँ प्रदेश में आया था, एक दिन ट्रैक्टर यात्रा करी थी और उस ट्रैक्टर यात्रा के अंदर किसानों की पीड़ा के लिए अखबार के आगे आंसू बहा रहा था। उससे पूछने वाला हो कि हरियाणा प्रदेश का एसवाईएल का पानी जो पंजाब की सरकार ने रोक रखा है, क्या वो किसान के खेत में आकर के नहीं लगेगा? अगर वो पानी हमें मिलेगा तो हमारा यहाँ का किसान भी खुशहाल होगा। वहाँ उनकी सरकार अगर वो किसान का इतना ही बड़ा हितैषी है तो फिर उस मुख्यमंत्री से कहे कि हमारा एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश का हिस्से का पानी हरियाणा को दे। लेकिन केवल साथियों राजनीति करना चाहते हैं। एक दिन ट्रैक्टर पे चढ़ करके फोटो खिंचा करके कहीं ना कहीं किसान के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। झगड़ा तो इस बात से शुरू हो गया था, कहाँ किसान के हितैषी रहेंगे। जब ट्रैक्टर लेकर के पंजाब की सीमा से हरियाणा में बढ़ा, ट्रैक्टर कौन चलाएगा इस बात पे भी जूत बजा। दीपेंद्र हुड्डा कहने लगा मैं चलाऊंगा, सुरजेवाला कहने लगा मैं चलाऊंगा। शैलजा ने दोनों से स्टीयरिंग खोस लिया, खुद आगे बैठ गए। यात्रा 2 दिन की थी, एक दिन में इसलिए समाप्त करनी पड़ेगी कि हरियाणा में घुसते ही झगड़ा शुरू हो गया था। अगर आप चाहते हो कि किसान को उसका हक मिले, मैं नहीं आपसे कहता कि आज हम इस लड़ाई के लिए अपना खेत घर बार छोड़ दें। आप अपने धान की कढ़ाई करो, नरमे और कपास की फसल बेच लो, गेहूं की बुआई कर लो,
15 नवंबर के बाद किसान को कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ना। तो फिर 15 नवंबर के बाद तैयार रहो। कैसे किसान की लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए साथियों राजनीति से ऊपर उठ करके सब किसान संगठनों को साथ लेकर के, सब पार्टियों को निमंत्रण दे करके, जैसे चौधरी देवीलाल ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मिलकर के किसान के साथ न्याय करवाया था, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे और उस ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से ही इस किसान की लड़ाई को लड़ेंगे और इतना मजबूती से लड़ेंगे कि केंद्र की सरकार को मजबूर इस बात के लिए कर देंगे कि जो काले कानून इन्होंने बनाए उनके अंदर अमाइंडमेंट करके किसान को उसकी फसल के पूरे पैसे मिले और जो कोई उसको सस्ते में लेना चाहे उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों। और अब की बार की लड़ाई में एक चीज नई और जोड़ेंगे, जहां साथियों किसान की जमीन में सेम आ जाती है, सेम आने के बाद जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसान को मुआवजे के रूप में पैसा दे, उस सेम को जब तक खत्म ना कर दे सरकार तब तक उसका मुआवजा दे। वहीं हमारे नरमे और कपास की फसल के अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप आ जाता है, जिससे हमारे 10-12 जिले का किसान जो 6 महीने तक बच्चे की तरह उसकी सेवा करता है, बड़ा करता है, और 6 महीने में जब वो इस लायक हो जाता है कि अब थोड़े दिन के बाद उसका टिंडा खुलना शुरू होगा, तभी ऐसी बीमारी हमारे बीच में आती है जिसकी वजह से किसान के हाथ से वो फसल निकल जाती है, किसान मायूस हो जाता है। अगर उसकी बाड़ी खत्म होती है तो किसान की उस बाड़ी की फसल की कीमत के हिसाब से किसान को मुआवजा दे। कहीं ओलावृष्टि हो, कहीं कोई सूखा पड़ जाए, कहीं कोई बारिश की वजह से इस तरह की कोई दिक्कत आए तो फिर सरकार को तुरंत उसको मुआवजा देना चाहिए। उसके लिए भी जैसे 3 काले कानून बनाए हैं, उनमें नई अमाइंडमेंट करके इन चीजों को भी सरकार कानून का रूप दे, ताकि आने वाले समय में किसान जो है इन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना कर सके। किसी की फैक्ट्री में घाटा लग जाता है, किसी की फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो सरकार जो है उसका सारा कर्जा माफ कर देती है। उसको नए सिरे से कर्जा दे करके उसको कैसे दोबारा से पैरों पे खड़ा किया जाए, उसके लिए हजारों करोड़ का लोन देने का काम करती है। अंबानी का, अडानी का कई लाख का कर्जा माफ कर देती है। लेकिन किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उसकी स्पेशल गिरदावरी भी नहीं होती। अब ये दिखाया शामलो किलो का गेहूं का जो कपास जो है, इसका मकान, इसका ट्रैक्टर जो है, कपास और ट्रैक्टर जो है और मकान, तीनों चीज इसकी जल गई। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कोई हादसे हो तो तुरंत सरकार उनको मुआवजे के रूप में पैसा दे और उस किसान के आंसू पूंछने का काम करे। लेकिन ये सरकार बजाय आपकी मदद करने के, कैसे आपको लूटा जाए, कैसे आपका नुकसान किया जाए, इस तरह की योजनाएं बनाने का काम करती है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि 15 नवंबर के बाद किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसके लिए आंदोलन करना चाहते हैं। आप लोग साथ दोगे? अगर आप साथ दोगे तो फिर मान करके चलो, हर हालत में सरकार को हम इस बात के लिए मजबूर कर लेंगे। मैं खास करके बराखेड़ा गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, तुम्हारा निकास जो है
बुटाना से। ये लाटर मुझे बता रहा है, लेकिन मैं जानकारी लेकर के आया हूँ कल। और अगर तुम बुटाना में इस चुनाव के अंदर अपने गांव के सारे बुजुर्गों को ले जा करके बुटाना के लोगों से कहोगे कि अगर इस किसान को बचाना है तो फिर उसके लिए जाति पाति धर्म मजहब सबसे ऊपर होकर के छोड़ करके उन सबको इस भारतीय जनता पार्टी को जहां सबक सिखाने के लिए इनकी जमानत जब्त कराओ। जो कांग्रेसी हमारे साथ दोगली नीति अपना रहे हैं उनको भी सबक मिले। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को वहां से जितवाने में आप अपनी बड़ी भूमिका निभाओ। लोगों का मन बड़ा हुआ है, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे अपने चल करके आए और हमें आकर के इस बात के लिए कहने का काम करें। इस बहाने से सबसे मिल भी आओगे, वोट का आग्रह भी कर आओगे और भाजपा और कांग्रेस दोनों को सबक भी सिखाया होगे कि नहीं सिखाया होगे। तुमने अब की बार जिस व्यक्ति को यहां से जिता करके भेजा, अब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा क्या कि गलती करी है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे आदमी को जिता करके भेज दिया, मेरे साथ ही बैठता है, मैं उससे कहता हूं कि जुलाना के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बारिश की वजह से प्रभावित हो जाते हैं, गांव में पानी भर जाता है। मैं उन गांव में 2-3 दफा गया था जब पीछे ढुल साहब यहाँ से विधायक थे, जब पानी भरा था उन गांव में होकर के आया था। मैंने उसको कहा था बारिश का महीना है, फिर पानी आएगा, इससे अच्छा पहले इसके लिए तू खड़ा होकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री से कह कि हमारे यहाँ पानी ना भरे, उसके लिए अभी से पंप सेट लगाए जाए। मुझे कहने लगा जी मेरे को तो इतनी बात कहनी नहीं आती। मैं बोला मुर्गी बेचनी तो आवे था ना। ऐसे लोग अगर विधानसभा में चुन करके जाएंगे तो फिर साथियों मान करके चलो, हम अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आए कि बड़ौदा में जरूर आओ ताकि ऐसी सरकार को सबक मिले। जहां सरकार को सबक सिखाओ वहीं मैं एक बार समिंदर सागवान का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उस युवा साथी ने इतने काम के समय में आप सबको बुला करके मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। मैं इसके लिए उसका आभारी हूँ। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए आपका आभारी हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। डॉक्टर पूनम मानभूरा सपीतो हल्का वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम की सदस्य, भारत सरकार बूरा खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता, भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। ये डॉक्टर दिलावर सिंह कुंडू, राजेश कुमार जाति समाज निर्जन, प्रदीप सिंह जाट मनोहरपुर, राजपति चैल बड़ौदा, सुखबीर चैल नरेंद्र नाथ शर्मा को भाजपा के जिला संयोजक, नरेंद्र लाल शर्मा जी भाजपा के, नरेंद्र नाथ शर्मा भाजपा जिला संयोजक, भाजपा जिला संयोजक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे ना आगे
वाजी जवाब चंदीराम जी। उचाना का नाम बोलती हाँ, तो जब तो आपका निवेदन कराया था ना स्पेशल पहुंची हो 40-42 लड़के उचाना से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लवान साहब। राहुल शर्मा जी हल्का सपीतों से धन्यवाद। बड़ौदा हल्का से बड़ौदा से बड़ौदा उचाड़ा से सुखबीर अरे क्या प्रोग्राम है? अच्छा है।